अगर आपको कोरियन ड्रामास देखना पसंद है, तो 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कई शानदार कोरियन सीरीज आपने जरूर देखी होंगी। लेकिन नेटफ्लिक्स हर कुछ दिनों में कोई ना कोई नई कोरियन सीरीज रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से कई अच्छी सीरीज हमारी नजरों से छूट जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में अब तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 15 बेस्ट कोरियन सीरीज के बारे में। इस लिस्ट में आपको हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और फैंटेसी जैसे अलग अलग जॉनर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 2026 की कोई नई कोरियन सीरीज देखने की सोच रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हमारी नंबर 1 वाली सीरीज शायद आपकी अगली फेवरेट बन सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी काउंटडाउन। नंबर 15 पर है द ईस्ट पैलेस। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल कोरियन पैलेस ड्रामा है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि इस महल के अंदर सिर्फ राजघराने की राजनीति नहीं, बल्कि भूत, श्राप और एक रहस्यमयी सुपरनैचुरल मिस्ट्री भी छिपी हुई है। कहानी में गुचेओन नाम का एक स्पिरिट स्लेयर और एक ऐसी कोर्ट लेडी है जो मृत लोगों की आवाजें सुन सकती है। दोनों मिलकर महल के अंदर हो रही अजीब घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात इसका सुपरनैचुरल एंगल है। अगर आपने बहुत सारे ट्रेडिशनल कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामास देख लिए हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। नंबर 14 पर है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड। कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो देखने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जब उसकी बेटी का किडनैपिंग हो जाता है, तब उसके अतीत का एक ऐसा राज सामने आता है जिसे देखकर पूरी कहानी बदल जाती है। असल में वो आदमी कभी एक ब्लैक ऑप्स एजेंट रह चुका होता है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे दोबारा अपने पुराने स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीरीज में एक्शन के साथ कॉमेडी का भी अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है, इसीलिए कहानी बहुत ज्यादा डार्क महसूस नहीं होती। अगर आपको एक्शन और हल्की फुल्की कॉमेडी वाली कोरियन सीरीज पसंद है, तो इसे ट्राई किया जा सकता है। नंबर 13 पर है फैंटम लॉयर, और इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कोई नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा नहीं है। कहानी शिन ई रोंग नाम के एक डरपोक और इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर की है। उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब वो एक ऐसे ऑफिस में काम करना शुरू करता है जो पहले एक शमन का घर हुआ करता था। इसके बाद उसे भूत दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये भूत सिर्फ डराने नहीं आते, बल्कि अपनी मौत के पीछे छिपी सच्चाई सामने लाने और न्याय पाने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलीट लॉयर हान ना क्यून से होती रहती है, और कहानी में मिस्ट्री के साथ जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलती है। कई बार कोई घोस्ट उसके शरीर को पॉजेस कर लेता है। एक पल में वो डरा सहमा लॉयर होता है और अगले ही पल ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई सुपरस्टार हो। यही चीज इस ड्रामा को काफी एंटरटेनिंग बनाती है। नंबर 12 पर है नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो। ये ऐसी थ्रिलर सीरीज नहीं है जिसमें हर 5 मिनट में कोई बड़ा ट्विस्ट आता रहे। कहानी एक बर्नट आउट लिटरेचर प्रोफेसर की है जिसकी मुलाकात एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से होती है। इस स्टूडेंट में राइटिंग का जबरदस्त टैलेंट होता है। प्रोफेसर उसे राइटिंग सिखाना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोफेसर को एहसास होता है कि उस स्टूडेंट की लिखी हुई कहानियां शायद सिर्फ कल्पना नहीं है। उनके पीछे कुछ ऐसा सच छिपा है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। सिर्फ 6 एपिसोड्स की ये सीरीज ज्यादा लंबी नहीं है और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी एपिसोड तक पहुंचने के बाद भी आपके मन में एक सवाल रहेगा, आखिर सच क्या था और क्या सिर्फ कहानी? नंबर 11 पर है इफ विशेस कुड किल। अगर आपको हाई स्कूल हॉरर और सुपरनैचुरल स्टोरीज पसंद हैं, तो ये सीरीज आपके लिए हो सकती है। कहानी की शुरुआत एक मिस्टीरियस ऐप से होती है। ये ऐप लोगों की विशेस पूरी करता है, लेकिन इसके बदले एक बेहद खतरनाक कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हर विश के साथ शुरू हो जाता है मौत का काउंटडाउन। 5 हाई स्कूल फ्रेंड्स अचानक एक ऐसे नाइटमेयर में फंस जाते हैं जिससे निकलना आसान नहीं है। अब उन्हें पता लगाना है कि इस कर्ज को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि हर नई विश के साथ सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होती जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अगली विश कौन करेगा और काउंटडाउन खत्म होने से पहले क्या ये लोग बच पाएंगे। अब आते हैं नंबर 10 पर। इस नंबर पर है सोल्ड आउट ऑन यू। अगर आप लगातार थ्रिलर और हॉरर देखने के बाद कुछ लाइट और रिलैक्सिंग देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। ये एक कोजी रूरल रोमांस है। कहानी एक एक्सट्रैक्ट मशरूम फार्मर की है जो एक शांत गांव में अपनी जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ एक इंसोम्नियाक टीवी शॉपिंग होस्ट है जो एक बिजनेस डील के सिलसिले में गांव आती है। दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और यही डिफरेंस कहानी में काफी कॉमेडी और फन पैदा करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनकी जिंदगी बदलने लगती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है, बस एक सिंपल फील गुड और हल्की फुल्की रोमांटिक सीरीज है। नंबर 9 पर है द आर्ट ऑफ सारा। कहानी की शुरुआत एक महिला की लाश मिलने से होती है। लाश की पहचान सारा किम नाम की एक लग्जरी ब्रांड एग्जीक्यूटिव के रूप में की जाती है। लेकिन जैसे जैसे डिटेक्टिव उसकी जिंदगी की जांच करता है, मिस्ट्री और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि सारा को जानने वाला हर इंसान उसके बारे में एक अलग कहानी बताता है। किसी के लिए वो कुछ और थी और किसी दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल अलग। अब डिटेक्टिव के सामने सबसे बड़ा सवाल है, असल सारा किम कौन थी? जांच आगे बढ़ने के साथ हर नया क्लू पिछली कहानी को बदल देता है। सीरीज मिस्ट्री के साथ साथ सोशल क्लास और लग्जरी कल्चर पर भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाती है। नंबर 8 पर है वी आर ऑल ट्राइंग हियर। बाकी कई कोरियन ड्रामास के मुकाबले ये सीरीज काफी ज्यादा ग्राउंडेड है। कहानी एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर की है जिसने लगभग 20 साल अपने बड़े ब्रेक का इंतजार किया, लेकिन इतने साल कोशिश करने के बाद भी उसे वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी। आखिरकार वो अपने करियर में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसकी मुलाकात एक परेशान और ओवरवेल्म्ड प्रोड्यूसर से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बदलाव लाने लगते हैं। इस सीरीज में ना कोई सीरियल किलर है, ना रिवेंज प्लॉट और ना ही कोई बिलियनियर फैमिली ड्रामा। ये बस उन लोगों की कहानी है जो फेलियर, सेल्फ डाउट और जिंदगी में पीछे छूट जाने के डर से लड़ रहे हैं। कहानी में ड्राई ह्यूमर भी देखने को मिलता है जो इसे ज्यादा हैवी नहीं होने देता। नंबर 7 पर है अंडरकवर मिस होंग। अगर आपको 90s की नॉस्टैल्जिया पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी एंटरटेनिंग लग सकती है। कहानी लेट 90s के वर्कप्लेस में सेट है। पार्क शिन ह्ये एक 35 साल की एलीट फाइनेंशियल ऑडिटर का किरदार निभाती है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें अपनी असली पहचान छिपाकर एक 20 साल की एंट्री लेवल क्लर्क बनना पड़ता है। अब उन्हें एक करप्ट इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर रहकर उसकी सच्चाई पता करनी है। 1997 का बैकड्रॉप, विंटेज फैशन और उस समय का म्यूजिक इस सीरीज को एक अलग पर्सनालिटी देते हैं। इसके साथ कॉमेडी भी है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा सीरियस महसूस नहीं होती। नंबर 6 पर है वंडरफल्स। अगर आपको सुपर हीरो स्टोरीज पसंद हैं लेकिन कुछ अलग और फनी देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आ सकती है। कहानी 1999 के आखिरी दिनों में सेट है, जब पूरी दुनिया में Y2K को लेकर डर का माहौल था। पाक यून बिन एक ऐसी लड़की का किरदार निभाती है जिसके पास एक बेहद अजीब पावर है। जब उसका हार्ट रेट अचानक बढ़ता है तो वो रैंडमली टेलीपोर्ट होने लगती है। इसके बाद उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनके पास भी अलग अलग अजीब पावर्स हैं। अब ये चारों मिलकर अपने शहर को एक बड़े खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी टिपिकल सुपर हीरो नहीं है। इनकी पावर्स भी उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल हैं जितने इनके पर्सनालिटीज। इसी वजह से कई सिचुएशंस काफी फनी बन जाती हैं। अब हमारी काउंटडाउन में पहुंच चुके हैं टॉप 5 में। नंबर 5 पर है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी वर्चुअल डेटिंग सर्विस मिल जाए जहां आप अपनी पसंद का परफेक्ट बॉयफ्रेंड एक्सपीरियंस कर सकें, तो क्या आप उसे ट्राई करेंगे?
कहानी सीओ मीरे की है, जिसे ब्लैकपिंक की जिसू ने निभाया है। वो एक ओवरवॉक वेबटून प्रोड्यूसर है और उसकी रियल लाइफ डेटिंग लाइफ लगभग 0 है। लेकिन एक दिन उसे एक वर्चुअल डेटिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चलता है। अब वो अलग अलग वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स के साथ अलग अलग रोमांटिक एक्सपीरियंसेस लेने लगती है। हर बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी अलग है और हर रिलेशनशिप एक नया एक्सपीरियंस देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसकी वर्चुअल लव लाइफ के साथ साथ उसकी रियल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, खासकर उसके इरिटेटिंग कोवर्कर की वजह से। धीरे धीरे वर्चुअल रोमांस और रियल लाइफ फीलिंग्स के बीच की बाउंड्री धुंधली होने लगती है। नंबर 4 पर है माय रॉयल नेमेसिस। ये एक फैंटेसी रोमांस सीरीज है जिसमें हिस्टोरिकल और मॉडर्न वर्ल्ड को एक साथ जोड़ा गया है। कहानी कांग डान शिम की है, जो जोसेन एरा की एक नोटोरियस रॉयल कॉन्क्यूबाइन है। उसे मौत की सजा दी जाती है, लेकिन इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लगभग 300 साल बाद मॉडर्न सियोल में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के शरीर में जागती है। अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इस मॉडर्न दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती और सरवाइव करने की कोशिश में उसकी मुलाकात एक रूथलेस चेबोल एयर से हो जाती है। दोनों की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। लगातार आर्ग्यूमेंट्स, सार्केज्म और राइवलरी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यही राइवलरी धीरे धीरे रोमांस में बदलने लगती है। दानशिम का मॉडर्न दुनिया को समझने से लगातार इनकार करना सीरीज के सबसे फनी मोमेंट्स में से एक है। अब आ चुके हैं टॉप 3 में। नंबर 3 पर है ब्लडहाउंड सीजन 2। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि इस सीरीज ने लोगों के बीच इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हासिल की। पहले सीजन में जबरदस्त एक्शन, ब्रूटल फाइट सीन्स और 2 शानदार लीड कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। अब दूसरे सीजन में वू दो वान और ली सांगी फिर से वापस आ चुके हैं। दोनों की जोड़ी एक बार फिर एक खतरनाक मिशन में फंस जाती है, लेकिन इस बार उनका सामना लोकल क्रिमिनल से नहीं, बल्कि एक खतरनाक ग्लोबल अंडरग्राउंड फाइटिंग सिंडिकेट से है। और अगर आपको पहले सीजन की हार्ड हिटिंग एक्शन पसंद आई थी, तो दूसरे सीजन में भी आपको इसकी कमी महसूस नहीं होगी। हर फाइट ज्यादा इंटेंस है और स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। नंबर 2 पर है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसे होंग सिस्टर्स ने लिखा है। कहानी एक मल्टीलिंगुअल इंटरप्रेटर की है, जिसे एक फेमस एक्ट्रेस के पर्सनल ट्रांसलेटर के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। इस आदमी की खासियत ये है कि वो कई लैंग्वेजेस बोल सकता है, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी है जिसे समझना उसके लिए सबसे मुश्किल है, लव की लैंग्वेज, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से उनके बीच लगातार फनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऑकवर्ड सिचुएशंस पैदा होती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप कुछ और ही बनना शुरू हो जाता है। इस सीरीज की एक और खास बात है इसकी इंटरनेशनल लोकेशंस। जापान, कनाडा और इटली जैसी लोकेशंस कहानी को विजुअली काफी ब्यूटीफुल बनाती हैं। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी और स्लो बर्न रिलेशनशिप वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। और अब आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हमारी काउंटडाउन की नंबर 1 सीरीज पर। नंबर 1 पर है टीच यू अ लेसन। ये एक्शन ड्रामा पॉपुलर वेबट्यून गेट स्कूल पर बेस्ड है। कहानी नहवाजन नाम के एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की है। उसे गवर्नमेंट के एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो में फील्ड इंस्पेक्टर बनाया जाता है। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। उसके पास सिवियर स्कूल वायलेंस और एजुकेशनल सिस्टम में फैले करप्शन को रोकने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेने की पावर है। जहां आम लोग सिर्फ वार्निंग्स और मीटिंग्स तक सीमित रहते हैं, वहीं ह्वाजन प्रॉब्लम्स को ऐसे तरीके से सॉल्व करता है जिससे सामने वाले को साफ समझ आ जाता है कि वो रूल्स के पीछे छिप कर नहीं बैठने वाला। हर एपिसोड में एक अलग प्रॉब्लम और अलग केस देखने को मिलता है, लेकिन सीरीज सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इसमें स्कूल वायलेंस, करप्शन और एजुकेशन सिस्टम से जुड़े अनकंफर्टेबल इश्यूज को भी एक्सप्लोर किया गया है। और शायद यही वजह है कि रिलीज के बाद
इस सीरीज को लेकर काफी डिस्कशन देखने को मिला। IMDb पर इसे लगभग 8.5 की शानदार रेटिंग मिली है। अगर आपको एक्शन, रिवेंज और सीरियस सोशल इश्यूज वाली कोरियन ड्रामास पसंद है, तो टीच यू अ लेसन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।